आज अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय मुस्लिम इतने पिछड़े क्यों दिखाई देते हैं। वो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी राशन की दुकान हो, ट्रेन के जनरल डिब्बे हो, पॉलिटिकल पार्टी की दरी बिछाना हो, तो ये सबसे आगे दिखाई देते हैं। यूनिवर्सिटी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बड़ी सरकारी संस्थाएं हों, ऑफिसेज हों, वहाँ पे सबसे पीछे क्यों दिखाई देते हैं। जय हिंद साथियों, इस चीज़ का जवाब से जज्बात से नहीं मिलेगा, आरोप लगाकर नहीं मिलेगा। ये पिछड़ापन सिर्फ एक वजह से नहीं है, इस समस्या की कई वजह हैं। आज हम बात करेंगे सारी वजहों पर सच के साथ। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मुस्लिमों के पिछड़े होने का एजुकेशन गैप, हायर स्टडीज़ में रिप्रेजेंटेशन ना देना। एनएसएसओ की स्टडीज़ के अनुसार भारत में 15 से 16% मुस्लिम हैं। मोटा मोटा माने तो 100 लोगों में 15 लोग मुस्लिम होने चाहिए। अब आप सोचिए कि आपके स्कूल में आपके क्लास की स्ट्रेंथ अगर 100 लोगों की थी, उसमें से कितने मुस्लिम थे। मतलब 100 हों तो उसमें कितने लोग मुस्लिम थे, 15 होने चाहिए। मेरे साथ 3 थे और 3 में सिर्फ लड़के थे, लड़कियां 0 थी। यही वजह है पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम लिटरेसी रेट 62.8% है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 52% है। अफसोस, हम बेटियों की शादी के लिए तो 50 से 52 लाख रुपए बचा लेते हैं, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बचा लेते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए हमारे पैसे नहीं निकलते। जब पढ़ाई नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो इनकम कम होगी, इनकम जब कम होगी तो अपने आप पिछड़े हो जाएंगे। ज़्यादातर मुस्लिम जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, डेली वेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ना तो स्किल होती है, ना तो अच्छी नौकरी होती है, तो आखिर विकास होगा कहाँ से। कई शहरों में तो मुस्लिम एक अलग ही लोकेशन पे सेटल हो गए हैं, जिससे वहाँ पे मिक्स्ड हाउसिंग नहीं होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही हैं। इससे स्कूल दूर हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल दूर हो जा रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज दूर हो जा रही हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। वो चाहे नूह इलाका रहा हो हरियाणा का, या वो लखनऊ का अकबर नगर रहा हो, या किशनगंज हो बिहार का। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं लिटरेसी रेट 69%, हायर स्टडीज़ में हमारा रेट 4%, सरकारी नौकरी हमारा हिस्सा 3%, लोकसभा में सिर्फ 4.4% मुस्लिम एमपीज हैं। मतलब 543 टोटल एमपीज में से सिर्फ 24 मुस्लिम एमपी हैं। आप सोच सकते हैं कि 20 करोड़ की आबादी को सिर्फ 24 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे बनेंगे मुस्लिम वेलफेयर की पॉलिसी। 28 राज्यों को टोटल मिला के सिर्फ 6% विधायक मुस्लिम हैं। गुजरात में 10% मुसलमान हैं और वहाँ पे विधायक 1% मुस्लिम है। ये बीजेपी रूल हो गया। कर्नाटक में 13% मुस्लिम है और वहाँ पे विधायक कितने हैं, 2%। तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियाँ हमको मुस्लिमों को सिर्फ दरी बिछाने का काम देती है, पॉलिटिकल ना हिस्सेदारी देती है, ना हमारा डेवलपमेंट करती है। ये डेटा बदनाम करने के लिए नहीं था। आप देख रहे हैं अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, इसके लिए छोड़ देंगे तो सिस्टम को कब तक दोषी ठहराते रहेंगे। हम पढ़ाई को दोयम दर्जे का मानते हैं, हम अपने ही धर्म को नहीं समझते हैं, अपने ही धर्म को, मजहब को पढ़ते ही नहीं। हम शादियों में नल्ली नहारी, कुलचे, बिरयानी खाने में लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे हमारे पैसे नहीं निकलते हैं। ये सच है और ये कटु सत्य है। इस्लाम का पहला ही शब्द था इकरा, पढ़ो। अब आप सोच के देखो कितना पढ़ते हैं आप। कुछ लोग आके कमेंट करेंगे कि मुस्लिम्स को नौकरी नहीं मिलती है, तो इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें 52 मुस्लिम सेलेक्ट हुए जो पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिमों के साथ, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है हाउसिंग में। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे अहमद पटेल, उनकी बेटी है मुमताज़ पटेल। वो दिल्ली में अपने लिए घर ढूंढ रही थी, उनको घर नहीं मिला क्योंकि वो मुस्लिम थी। ऐसे ही एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनकी बेटी के एक दोस्त मुस्लिम है, उसको घर नहीं मिल रहा था, तो बेटी आके सुप्रीम कोर्ट के जज को बताई कि ऐसा माहौल चल रहा है। हायरिंग में भी हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हायरिंग में सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, हायरिंग में बहुत लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन सिर्फ शिकायत से कुछ नहीं होगा, हमको अपनी हालातों से समझना होगा, सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ब्राह्मण समाज और कायस्थ समाज को जब पता लग गया कि वो पॉलिटिकली इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, तो उसने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे और सिस्टम में देखेंगे तो आपको ब्राह्मण समाज और कायस्थ समाज के बच्चे जरूर मिलेंगे। अगर मुस्लिमों को अपने हालात सुधारने हैं तो कुछ स्टेप्स उनको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन फर्स्ट। नंबर 2 कुरान को सिर्फ पढ़ो मत, कुरान को समझो। नंबर 3 स्किल डेवलपमेंट। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे तो जहाँ पे आप गल्फ कंट्रीज में कमाने जाते हैं तो 20,000 25,000 रुपये कमाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करके जाएंगे तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे आप, जिससे आपके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और कम्युनिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी और एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। मुसीबत का मतलब ये नहीं होता हम परेशान है, हमारे ऊपर तकलीफ है। मुसीबत का मतलब ये होता है कि हमारा टाइम बदलने वाला है। इस्लाम हमें हिम्मत देता है, इल्म देता है, तरीका बताता है कि हमको इस मुसीबत से निकलना कैसे है। अगर हम पढ़ाई करने लग जाएं, सिस्टम में रह के मेहनत करने लग जाएं और सिस्टम में चले जाएं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुस्लिमों को उनकी पॉजिटिव इंटीग्रिटी, पॉजिटिव आइडेंटिटी और उनको ग्लोरीफाई करने से हमको रोक पाए। जय हिंद साथियों।